वो दिनिया जो भाई लोग को देख ले। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हिस्ट्री की कक्षाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही हैं। उसके तहत मैं आज कल भारत के महानायक पढ़ा रहा हूं। इनके तहत मैंने आपको प्राचीन काल के महानायकों के बारे में बताया कुछ, उसके बाद मध्यकाल के कुछ महानायकों के बारे में बताया। अब मैं आज से आधुनिक भारत के महानायकों के रूप में के बारे में बताना प्रारंभ कर रहा हूं। इसके तहत, इस सीरीज के तहत आज सबसे पहले मैं बताऊंगा आधुनिक भारत के जनक अर्थात राजा राम मोहन राय के बारे में। वैसे भी भारत के आधुनिकता का कोई भी कहानी या कोई भी कथा राजा राम मोहन राय के डिस्क्राइब के बिना, उनके वर्णन के बिना अधूरा लगता है। भारत के पहले आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति भी कहा जाता है। यूं तो राजा राम मोहन राय को बहुत सारी उपाधियों से विभूषित किया गया है, चाहे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, चाहे आधुनिक भारत का पिता, चाहे पत्रकारिता के अग्रदूत, चाहे अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु, तमाम नामों से भारतीय राष्ट्रीयता के जनक, तमाम नामों से उन्हें विभूषित किया गया है। और राजा राम मोहन राय ने अपने ज्ञान से, अपने कृत्यों से, अपने कर्तव्यों से इन तमाम नामों को प्रासंगिक भी सिद्ध किया है। अर्थात राजा राम मोहन राय के जो कार्य थे वे निश्चय ही उन्हें मिले उपाधियों के पूरे रूप से, उनको मिले उपाधियों को प्रासंगिक साबित करते हैं। राजा राम मोहन राय, आप कह सकते हैं कि मध्यकाल और आधुनिक भारत के बीच एक सेतु के रूप में थे। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में पहली बार आधुनिकता का बीज बो दिया। अब आधुनिकता का अर्थ केवल यही नहीं हो सकता है कि साइंस हो, विज्ञान हो, बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज हो, पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, इसको ही आधुनिकता नहीं कहते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि बड़े बड़े इन तमाम आधुनिक सामानों का, इन आधुनिक वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी आदिम काल का होता है। आज भी यह सत्य है कि इन तमाम शिक्षित और बड़े बड़े ज्ञानी मानी लोग आज भी समाज की तमाम कुरीतियों को हवा देते रहते हैं और उनका पूर्ण पालन करते हैं। ऐसा भी संभव है विज्ञान की उच्चतम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आज भी बिल्ली के रास्ता काटने से या किसी व्यक्ति के छींकने से शुभ अशुभ का निर्णय करता है। क्या ऐसा व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद, विज्ञान की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी क्या उसे हम आधुनिक कह सकते हैं? तो आधुनिकता का मतलब केवल यही नहीं होता कि हम आधुनिक भौतिकवादी उपकरणों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करें। आधुनिकता का जो सबसे पहला शर्त है वो होता है सोच में परिवर्तन। आपका शारीरिक बाह्य आवरण या भौतिक साधन ही आधुनिक नहीं होने चाहिए, अपितु आपका अंतर चेतना, अंतर मन, अंतर बोध, अंतर ज्ञान, इसे भी आधुनिक होना चाहिए। और इसी आधुनिकता के सबसे साकार रूप अगर भारतवर्ष में पहले कोई थे तो वे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में केवल आधुनिकता का ही बीज नहीं बोया, अपितु राष्ट्रीयता का भी बीज बोया। भारत में
आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का भी बीजारोपण किया और 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, कहीं न कहीं उस आजादी के प्रारंभन का बीज भी बो दिया। अर्थात भारत में स्वतंत्रता का, अब भले ही उस समय में अंग्रेजों से स्वतंत्र एक राष्ट्र के बारे में भले ही नहीं कोई सोच सकता था, लेकिन स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र वातावरण, आधुनिक सोच, कुरीतियों से अलग हुआ भारत, लोकतांत्रिक सिद्धांत जो पूरी दुनिया में व्याप्त थे उनको भारत में लागू करने की संकल्पना, इन सबों को अगर लिया जाए तो इन सबों चीजों का बीजारोपण करने वाले सबसे पहले अगर कोई थे भारत में तो वो थे राजा राम मोहन राय। ऐसे ही उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ऐसे ही नहीं आधुनिकता का पिता, ऐसे ही नहीं उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब थोड़ी सा एक बात यहां आ जाती कि उनके बारे में तथ्य बहुत ज्यादा एग्जाम में है, आपके किताबों में है, वर्णित हैं, तमाम नेट्स में हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय के केवल अगर हम तथ्य ही पढ़ें तो तथ्यों को एक बार मैं आपको जरा बहुत तेजी से बता देना चाहता हूं। उनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था 1772 या 74, इसके बारे में विवाद भी है। कहा भी यह भी जाता है कि बचपन से ही वो उदारवादी और तर्कवादी सोच के थे। स्थिति ऐसी आ गई कि अपने सोच के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां, भारतीय धर्म में व्याप्त कुरीतियां का उन्होंने जमकर पुरजोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि उनका जन्म एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था, एक परंपरागत परिवार में हुआ था, तो उनके घर वालों ने उनका विरोध किया। स्थिति यहां तक आ गई कि उनके माता पिता तक ने उन्हें छोड़ दिया, जो भारत के परंपरावादी धर्म के पुरजोर समर्थक थे। उनके माता पिता का कहना था कि हम लोग सनातन धर्म के इतने बड़े मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, और उनका लड़का इसी धर्म के कुरीतियों का इतना बड़े स्तर पर विरोध कर रहा है। कहा जाता कि एक समय तो ऐसा आ गया कि पत्नी से भी उनका ने उन्हें छोड़ दिया। माता पिता पत्नी सभी से उन्हें एक समय ऐसा आया कि विरक्त होना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रारंभ किए गए अपने इस आंदोलन को रोका नहीं। राजा राम मोहन राय प्रारंभ से ही तार्किक सोच वाले थे। अच्छा, एक चीज और यहां थोड़ी सा जरूर हम लोग सोचा जाए कि आखिर राजा राम मोहन राय को भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति क्यों कहा जाता है। देखिए, भारत में विज्ञान की कभी कभी नहीं थी। भारत में विज्ञान या वैज्ञानिक सोच की कभी कमी नहीं थी। हमारे वहां आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बौधायन, बड़े बड़े गणितज्ञ, बड़े बड़े खगोलज्ञ, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े वैज्ञानिक, सुश्रुत, बड़े बड़े चिकित्सक सभी पैदा हुए जो आज आधुनिक, आज दुनिया के लिए जो चीजें आज नवीन थी वो हमारे वहां बहुत पहले हमारे पुरखों ने सोच लिया था। आधुनिक जो उपकरण आज हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में हमारे पर महर्षि कराद उसी जमाने में परमाणु के बारे में जानते थे, भले डाल्टन ने बाद में परमाणुवाद की थ्योरी दी। तो प्रश्न ये उठता है, इसके अलावा मध्यकाल में देखिए तो बड़े बड़े सुधार आंदोलन वाले, भक्ति आंदोलन जो था वो भारत के समाज में कुरीतियों में एक सुधार ही था। भक्ति आंदोलन ने भारत के धर्म में एक बहुत बड़ा सुधार आंदोलन चलाया मध्यकाल का। प्राचीन काल में जैन और बौद्ध धर्म ने एक सुधार आंदोलन चलाया। तो ऐसा नहीं है कि भारत में कुरीतियों के विरुद्ध, रूढ़ियों के विरुद्ध, आडंबरों के विरुद्ध, पाखंडों के विरुद्ध आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा नहीं कभी था, हमेशा हुआ है। तो प्रश्न यह उठता है कि राजा राम मोहन राय ने भी वही किया, आडंबरों के विरुद्ध, कुरीतियों के विरुद्ध, रूढ़ियों के विरुद्ध, पाखंडों के विरुद्ध पुरजोर आंदोलन चलाया, बल्कि कुछ कुरीतियों को तो उन्होंने समाप्त तक करवा दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि प्राचीन काल में भी वही हुआ, मध्यकाल में भी वही हुआ,
और राजा राम मोहन राय भी नहीं हुए, तो उनको आधुनिक व्यक्ति क्यों कहा गया? देखिए, आधुनिकता का मैंने अभी आपको बताया कि आधुनिकता का जो शर्त होता है, जो अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो आधुनिक उपकरण नहीं है, ये सोच है। राजा राम मोहन राय भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज और धर्म और संस्कृति को तर्क के चश्मे से देखा। पहली बार अगर भारत में किसी ने तर्क का चश्मा लगाया, उनका चश्मा जो है वो परंपरा का चश्मा नहीं था, तर्क का चश्मा था। तर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब जाना सही नहीं है, कोई हमारे साथ अशुभ कार्य हो जाए। किसी ने छींक दिया तो कहते नहीं, अशुभ कार्य हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे या पानी पी के निकलेंगे। यह परंपरावादी चश्मा है। इसके लिए कोई प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण कुछ नहीं किया गया। अगर प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण के आधार पर यह तय किया जाता कि बिल्ली के रास्ता काटने से या किसी व्यक्ति के छींकने से अशुभ हो जाएगा तो इसको तर्कवादी सोच कहा जाता। लेकिन शायद ऐसी बात नहीं, लाखों बार मनुष्य घर से निकला होगा, बिल्ली रास्ता काटा होगा और व्यक्ति का बुरा नहीं हुआ होगा। तो प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण के आधार पर, तर्क के चश्मे के आधार पर देखने से ये सारी कुरीतियां, ये सारे आडंबर, ये सारे पाखंड जो हैं वो क्या हो जाते हैं? धराशायी हो जाते हैं। राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज, परंपरा, परिवार, सिद्धांत, संस्कृति सभी चीजों को तर्क के चश्मे से देखा। और तर्क के चश्मे से देखने के कारण इन तमाम कुरीतियों को केवल उन्होंने भारत के धर्म में ही तर्क के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि समाज को भी देखा, परिवार को भी देखा, जाति को देखा, सभी चीज को उन्होंने तर्क के चश्मे से देखकर और उसके विरुद्ध जब उन्होंने आंदोलन किया तो इसी कारण से उन्हें भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। देखिए, यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जीवन के अंतिम चरण तक, जब ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हुई ब्रिटेन में, तो उनके जीवन के अंतिम चरण में भी उनके शरीर पर जनेऊ था और उनके अंतिम शब्द भी ओम ही थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने परंपरा को, अपने धर्म को मानना व्यक्ति के पुरातन सोच का या व्यक्ति के परंपरावादी होने का प्रमाण है, बल्कि कुरीतियों को तर्क के चश्मे से देखना, परंपराओं को तर्क के चश्मे से देखना, यह आधुनिक सोच का परिचायक है। और इसमें राजा राम मोहन राय भारत के पहले आधुनिक अग्रणी व्यक्ति थे, पहले आधुनिक अग्रणी व्यक्ति, इसीलिए उन्हें भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। आइए कुछ तथ्यों की बात कर लिया जाए। कहा जाता है कि बचपन से ही सोच उनकी चूंकि तर्कवादी थी, इसीलिए मैं उनको बताया मैंने कि उनको पहला आधुनिक व्यक्ति भी कहा जाता है। उन्होंने अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद सभी का पुरजोर विरोध किया। लेकिन यह विरोध का स्तर कहां था जब ये सारी चीजें पाखंड को, आडंबर को, रूढ़ियों को हवा दे रही हो। मैंने बताया, धर्म का मतलब केवल ईश्वर को मानना नहीं है, धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना। राजा राम मोहन राय इस सेंस में धार्मिक थे क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी निभाया और बड़े अच्छे से निभाया। यही कारण है कि वो आधुनिक व्यक्ति होते हुए भी धार्मिक थे। आधुनिक होने का मतलब यह नहीं है कि धर्म छोड़ देना, धर्म तो कर्तव्य पालन है और मानव सेवा है, और वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। बचपन से ही मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद, इसके वो कट्टर विरोधी थे। इसी कारण से उनको उन घर में भी विरोध का सामना करना पड़ा। और यही कारण है कि राजा राम मोहन राय के मन में इन चीजों के विरुद्ध और आक्रोश बढ़ता गया और हद तो तब हो गई। और यही नहीं, उन्होंने समाज को भी उसी तर्क के चश्मे से देखा। समाज में व्याप्त, चाहे वो विधवाओं के प्रति जो सती प्रथा था,
चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो बहुविवाह हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, सभी का उन्होंने बड़े स्तर पर विरोध किया। राजा राम मोहन राय का आंदोलन तब पूर्ण रूप से साकार होने की स्थिति में पहुंच गया, या तब उनके मन में इन कुरीतियों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन छेड़ने की जज्बा पैदा हुई, जब कहा जाता है कि उनकी भाभी, चूंकि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, यही कारण है कि उनकी भाभी अलका मंजरी को जिंदा जला दिया गया सती प्रथा के तहत। और कहा जाता है कि यही वह समय था जब राजा राम मोहन राय ने एक प्रबल आंदोलन छेड़ दिया सती प्रथा के विरुद्ध, और वह आंदोलन इतना प्रबल था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती निषेध अधिनियम लाकर सती प्रथा को भारत में अवैध घोषित कर दिया गया, अपराध घोषित कर दिया गया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि आज अगर भारत में, आधुनिक भारत में पहली बार सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, तो उसके पीछे राजा राम मोहन राय का प्रबल आंदोलन था, क्योंकि उन्हीं के सामने उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। राजा राम मोहन राय का सबसे ज्यादा लगाव अपने भाभी से ही था। यही कारण है कि उन्होंने तय कर लिया कि सती प्रथा, ऐसे ऐसे महानायक थे जो उस समय के भारत में, बल्कि राधाकांत जैसे लोग ने बड़ा विरोध किया। वो तो चाहते थे कि सती प्रथा रहे हमेशा। अब राधाकांत को सीधे अगर जिंदा जला दिया जाता तो सती प्रथा का वो दर्द समझ पाते। बहुत लोगों ने, बहुत परंपरावादी और गंदे सोच के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रबल आंदोलन ने इसको रद्द करवा दिया। यानी सती प्रथा को भारत में समाप्त करने का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो राजा राम मोहन राय के आंदोलन को जाता है। यही कहा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और एक ग्रंथ लिखा, तोहफत उल मुहिद्दीन। 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लिखा था, और इस ग्रंथ से उन्होंने पहली बार मूर्ति पूजा का खंडन किया। हालांकि परिवार के दबाव में कहा जाता है कि उन्होंने सरकारी सर्विस भी की, और जॉन डिग्बी के साथ उन्होंने 1803 से 1814 तक उन्होंने दीवान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी भी की। लेकिन चूंकि एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे, हालांकि अंग्रेजी का ज्ञान उनको इस दौरान मिला, बहुत मतलब शायद गिने चुने ऐसे भाषा दुनिया में होंगे जिनके उन्हें ज्ञान न रहा। अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, लैटिन, हर भाषा का उन्हें बहुत अच्छा खासा ज्ञान था। यहाँ उनको इस सरकारी नौकरी के दौरान उन्हें अंग्रेजी का भी ज्ञान मिला। हालांकि 1803 से 14 तक उन्होंने सर्विस किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सोच से बंध नहीं सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सोच भारत का शोषण करना था। निश्चय ही राजा राम मोहन राय जैसे देशभक्त व्यक्ति, स्वतंत्र सोच का व्यक्ति कभी भी जीवन भर ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस तो कर नहीं सकता था। 1803 से 14 में उन्होंने सर्विस छोड़ दिया, और 1814 में अपने आंदोलन को संस्थागत रूप दिया, और 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा, 1814 में उन्होंने, देखिए तथ्य बहुत बताया जा सकता है, तथ्यों का हम भरमार कर सकते हैं। थोड़ी यहां हम तर्क और सोच को बताना चाहते हैं, क्योंकि तथ्यों पर बहुत सारे वीडियो हमने देखा यूट्यूब पे बना है। भाई देखिए, भारत की धरती जो है वो वीरों से खाली नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी बने तथ्यों के आधार पर। हम कुछ उनके बारे में एक सोच डेवलप कराना चाहते हैं। सिद्ध कीजिए, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे, तो निश्चय ही उस समय आप तथ्यों से भरमार नहीं कर सकते। उस समय आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। वही विश्लेषण हम आपको यहां बता रहे। तथ्य भी तो उसका बहुत बता रहा है, ऐसी बात नहीं। तथ्य भी मैं आपको लाइन से ही देने ही जा रहा हूं। तो पहला उन्होंने संस्था खोला, यानी अपने सोच को पहली बार संस्थागत रूप दिया। 1814 में उन्होंने खोला
आत्मीय सभा, फ्रेंडली एसोसिएशन, और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में को जो आडंबर है, रूढ़ियां, उससे मुक्त कराना। यह आत्मीय सभा उन्होंने खोला। मैंने बताया कि यही उनका आंदोलन। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो उस समय भारत का सबसे आधुनिक कॉलेज था। कहा जाता है कि डेविड हेयर के सहयोग से उन्होंने इसकी स्थापना की और उस समय का सबसे आधुनिक कॉलेज यह माना जाता था। ये राजा राम मोहन राय के भारतीय शिक्षा में योगदान है। समाज में योगदान तो कर ही रहे थे, धर्म के क्षेत्र में योगदान कर ही रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई। इसके अलावा उन्होंने 2 महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। पहला पत्र भी उन्होंने लिखे, पहला संवाद कौमुदी, 2 पत्र उन्होंने निकाला, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, इन सब की पत्रिकाओं से, इन सब पत्रों से उन्होंने भारत में एक प्रबल आंदोलन छेड़ दिया। एक स्वतंत्र विचारधारा को भारत में पहली बार अगर पोषित करने का श्रेय पत्रकारिता के माध्यम से जाता है तो राजा राम मोहन राय ने किया। इसीलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन राय के विचार केवल देश, समाज, परिवार, धर्म तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो पूरे विश्व को एक परिवार मानते थे। और विश्व में जो भी लोकतांत्रिक क्रांतियां होती थीं, अगर वो सफल होती थी तो दुखी मनाते थे, अगर असफल होती थी तो दुख मनाते थे उन क्रांतियों जो विश्व में हुआ। क्योंकि विश्व में उस समय बहुत सारी लोकतांत्रिक क्रांतियां भी चल रही थी या राजाओं के विरुद्ध क्रांतियां चल रही थी। जैसे 1821 में नेपल्स क्रांति जब फेल हो गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन 1823 में जब स्पेनिश क्रांति सफल हुई तो कहा जाता है कि बड़े खुश हुए और उस खुशी को मनाने के लिए उन्होंने भोज का आयोजन किया, बहुत लोगों को बुलाया, भोज दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध किसी एक देश, परिवार, समाज से नहीं था, अपितु पूरी मानवता के थे। और इसी चीज को सिद्ध करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में अपने सबसे बहुचर्चित संस्था की स्थापना की, जिसे कहा जाता है ब्रह्म समाज। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज, हालांकि इसका नाम जो था वो ब्रह्म सभा था। इसका जो पहला नाम था वो ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम पड़ गया ब्रह्म समाज। और आप ज्यादातर लोग राजा राम मोहन राय को केवल ब्रह्म समाज के लिए ही जानते हैं कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब ब्रह्म समाज क्या था? ब्रह्म समाज का मतलब था ऑलमाइटी ब्रह्म की पूजा, यानी वो किसी ऐसे ईश्वर को मानते थे जो किसी देश, किसी धर्म, किसी परिवार, किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं था, अपितु समस्त विश्व का था। समस्त विश्व ऑलमाइटी ब्रह्म, यानी उन्होंने बहुदेववाद के जगह एकेश्वरवाद का प्रचार किया और यही एकेश्वरवाद की अंतिम परिणति था ब्रह्म। ठीक है ना? यानी वो किसकी पूजा करते थे? ब्रह्म की। ब्रह्म समाज की स्थापना की तो गई थी भारत के धर्म में, भारत के समाज में, भारत के लोगों में व्याप्त कुरीतियां, रूढ़ियां, पाखंड को दूर करने के लिए। लेकिन असल में तो इसमें ब्रह्म की पूजा होती थी, एकेश्वरवाद की स्थापना होती थी, जिसके कारण जो है इसको ब्रह्म समाज भी कहा गया। ब्रह्म समाज का यहां मूल अर्थ था एक संस्था तो जो कुरीतियों को के लिए विरुद्ध आंदोलन कर रही थी, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन असल में वो ऑलमाइटी ब्रह्म की पूजा, एकेश्वरवाद की पूजा करते थे। ठीक है ना? कहा जाता है कि 1830-31 में उस समय जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय था, जो समय अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुका था, अंग्रेज जितना उसको खाने पीने के लिए देते थे उतना खाना पीना वो पाता था, जितना पेंशन देते थे उतने पे अपने जीवन का खर्च चलाता था, लेकिन पेंशन बहुत कम था। कहा जाता है कि अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को अपने पास बुलाया। अब बुलाया क्यों? बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं। शायद उस समय वो भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसीलिए
राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपने वहां बुलाया, उनको राजा की उपाधि दी और तब से वो राजा राम मोहन राय कहलाने लगे। और ब्रिटिश सम्राट के समक्ष इसलिए भेजा अपना दूत बनाकर कि पेंशन की कई बार ये पूछा था किस लिए भेजा था, तो पेंशन की अपर्याप्त राशि के बारे में मुगल सम्राट का पक्ष रखने के लिए राजा राम मोहन राय को उसने राजा की उपाधि दी और ब्रिटिश सम्राट के समक्ष भेजा। कहा जाता है वो वहां से इंग्लैंड पहुंचे और वहीं ब्रिस्टल में, लेकिन वो भारत वापस नहीं आ सके, 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने यह भी बताया कि उनके जीवन के अंतिम चरण पर भी उनके शरीर पर जनेऊ था और उनका अंतिम शब्द ओम था। ठीक है ना। एक ऐसे महान, कई बार प्रश्न एग्जाम में आया है कि वो कौन भारत का समाज सुधारक था जिसकी मृत्यु भारत में नहीं हुई, विदेश में हुई, तो जाहिर सी बात है राजा राम मोहन राय, ब्रिस्टल में, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसे महानायक की मृत्यु हुई जिसने भारत में पहली बार आधुनिक सोच का, आधुनिक विचार का, आधुनिक धर्म का, आधुनिक समाज का बीजारोपण किया। और यही कारण है कि वो हमारे इस देश के बन गए महानायक, और यही कारण है कि हमारे इस क्लास के वो चर्चा के विषय बने। ठीक है। इस प्रकार आज मैंने आधुनिक भारत के पहले महानायक के बारे में, आधुनिक भारत के जनक के बारे में बताया, राजा राम मोहन राय के बताया। नेक्स्ट वीडियो में एक नए महानायक के साथ मैं एक नई कक्षा प्रारंभ करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।